गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 12 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम और फिल करते हैं जिसमें पीटी फैक्ट केवल प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं www.yuktis.in या तो live.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म का और विभिन्न जो लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ लीजिएगा। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का आप लोग पैकेज ज़रूर परचेज करके चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। रीज़न उसके पीछे मात्र 999 में आपको 1 साल तक का पीडीएफ आप लोगों को की पॉइंट के तौर पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ इससे टेस्ट रेगुलर लिए जाते हैं, वीकली टेस्ट जो भी 1 सप्ताह का टेस्ट होता है आपको उसका टेस्ट लगातार लिया जाता है। तो आप इससे लाभ ले सकते हैं और एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके पैटर्न को समझ सकते हैं। प्रश्न आपको भेजे जाते हैं तो उसका लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत से टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम और फिर भी आपको दिए जा रहे हैं, जाके उसका लाभ लीजिएगा और चीज़ों को कंसाइज रूप से करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए लगातार बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही मैंने 2-3 महीने पहले ये बात बोला था कि आतंकी घटना जो विश्व समुदाय में मुस्लिम मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जो बातें की जाती हैं कि विश्व में हम एक अलग कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे जो हिंसा आधारित होगी, ये सब बातें जो की जाती है तो उसमें देखिए मैंने कुछ बात बोला था। आप पूरा विश्व को एक बार अपना मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा से पूरी तरह बना ले तो आप हत्या किसकी करेंगे? हत्या किसकी फिर करेंगे? जो आइडियोलॉजी आपका है, जो खून मांगता है, जो कट्टर विचारधारा को बढ़ाता है, तो उसमें हत्या आप किसकी कीजिएगा? जब पूरा विश्व आप मुस्लिम समुदाय के रूप में विकसित हो जाएगा तो आप अपने ही लोगों को करिएगा। विरले ही एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें एक ऐसी चीज़ देखी जाती है जो अपने लोगों को ही मार के, काट के और चीज़ों को आइडियोलॉजी को विकसित किया जाता है। तो ये बातें बुरी लगती है जब ऐसी बातें बोली जाती है। ये हकीकत है, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो जो शांति प्रिय लोग हैं, वो सभी लोग हो सकते हैं, मुस्लिम भी हैं और भी लोग हैं जो शांति प्रिय हैं। अगर उसमें किसी आइडियोलॉजी के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि हम ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, हम ही सबसे सशक्त हैं और हम ही केवल विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, विश्व में हम हमारी पहचान हो सकती है, ये आइडियोलॉजी आज न कल समाप्त होने वाली होगी। और ये आइडियोलॉजी जब तक आप इस के समर्थक रहेंगे किसी भी रूप में, तो आप उस इंसानियत का हत्या करेंगे, उस शांति सहअस्तित्व की हत्या करेंगे, जिसे आपको समझने और वो हमास के मामले में भी आप देख सकते हैं। अब मैंने एक वीडियो देखा था और बहुत प्रसारित होता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर एक जर्मन महिला जो पार्टी मना रही थी उस क्षेत्र में, जर्मन महिला जो अर्धनग्न तरीके से उनको मारकर उसके साथ उसके शरीर पर पैर रखकर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। अल्लाह भी आपका शर्म करता होगा। जहाँ तक मुझे मैं एक इंसानियत के तौर पर बोलूँ या समान समान आधार जो लेमेन होता है, जो थोड़ी सी समझ रखती है रखा जिसके द्वारा रखा जाता है समाज का, सोसाइटी का, समाज सोसाइटी कैसे एक दूसरे के साथ काम करता है, व्यक्ति व्यक्ति विशेष कैसे एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व बना सकता है, वो भी अगर उस आधार पर मैं बात करूँ, किसी बुद्धिजीवी के आधार पर नहीं, जहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष रखे जा रहे, एक साधारण सा लेमैन जो यह समझता है कि इंसानियत क्या है, बस ये केवल समझता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप अल्लाहू अकबर के नारे अगर उस महिला नंगी अर्धनंगी महिला जो मर चुकी है उसके लाश पर पैर रखकर अगर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं तो आपका अल्लाह भी बेशर्म होता होगा। कभी कभी बेशर्मी की उनकी आंखें जो जो कहीं छिपा लेता होगा कि मैंने किस मजहब को आगे बढ़ाया था, किस संदर्भ को आगे बढ़ाया था, किस शांति अस्तित्व की बात मैंने की थी। जहाँ पर कुछ सन की विचारधारा के लोग
ने मेरे इस अस्तित्व के विचारधाराओं को कहीं न कहीं खंडित किया है और उसके नाम पर विश्व में कार्ड खेला जा रहा है अल्पसंख्यकों का और मुस्लिमों का। यहाँ पर यह समझने वाली बात है, आप विश्व में किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, मायने यह अधिक है कि आप इंसानियत के साथ हो या नहीं हो। विश्व समुदाय में आपकी क्या पहचान है वह सेकेंडरी हो जाती है। जब इंसानियत ही आप जीवित नहीं रख पाओगे तो आप विचारधारा का क्या कर लोगे। सिंपल सा। तो इसी में देखिए पठानकोट के हमले साजिश जैसे मोहम्मद का कमांडर जो था लतीफ़ के भाई सहित पाक में ढेर कर दिया गया। इसने पठानकोट जो सियालकोट है, पाकिस्तान का सियालकोट, एक मस्जिद के बाहर अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में कौन होगा, उसी धर्म समुदाय के लोग होंगे, उसी आतंकवादी समूह का, कुछ विपरीत आतंकवादी समूह का लोग होगा। एयरबेस पर साजिश करता, जो पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था कुछ वर्ष पहले, साजिश करता जैसे मोहम्मद का कमांडर शाहिद लाफित और उसके भाई के गोली मार कर हत्या कर दी गई। अब ऐसे लोगों की ऐसे ही दुर्दशा होनी चाहिए। देखिए बात है कि जिसके लिए कुआं खोदोगे ना उसी में गिरोगे। यह पुरानी कहावत है, पुरानी प्रचलन है। आज न कल उसी कुएं में आपकी गिरना तय है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट आज से नहीं सदियों से चला आ रहा। कितने पूरे पूर्वजों के द्वारा बातें की जाती रही है, की जाती रहेंगी आगे तक। तो ऐसे लोगों की दशा ऐसे ही होगी। जब आप निहत्थे लोगों पर गोली चलाओगे, निहत्थे लोगों की हत्या करोगे, निहत्थे लोगों पर जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगाओगे, तो आपका ये दुर्दशा आपकी यही होगा कि आप जब पाक सरजमी से निकलते हो, मस्जिद से निकलते हो, आप मस्जिद से निकलते हो, अपना जो आपका दैनिक कार्य है जिसमें आप मस्जिद में जाकर प्रार्थना करते हैं, सामने वाले के समक्ष जो आपकी इष्ट देवता है उसके सामने आप सिर झुकाते हो, और उस पाक सरजमी से जब बाहर निकलते हो और आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद आपको गोली मार दी जाती। इससे बुरा स्थिति नहीं होगा। जहाँ पर मैं कभी कभी हंसता हूँ कि कभी कभी सोचता हूँ कि मुस्लिम मुस्लिम के रूप में अस्तित्व में आना अधिक खतरनाक है विश्व के लिए, या मुस्लिम लोग जो शांति प्रिय लोग हैं वो शैडो रूप से समर्थन देते उस आतंकी समूहों का, वो ज्यादा खतरनाक है। मैं जहां तक जानता हूं, देखिए कुछ चीजों को समझिएगा, एकदम बारीकी चीजों को समझिएगा कि हिंसा करना और हिंसा का मौन रूप से स्वीकृति देना, ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। जितने लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, मैंने कभी आप उन लोगों से बोला था, कहीं ना कहीं तीर आप पर कभी लगेगी तो समझ में आएगा कि हिंसा क्या होता है। जैसे आपको लगता है कि अल्लाह अकबर के नारे लगा के हम हिंदवाई गज कर सकते हैं, हिंदवाई विश्व कर सकते हैं, वो आइडियोलॉजी आज न कल आपको ही समाप्त करेगी। जब आपको विश्व एक तरफ से मानना शुरू करेगा तो समझ में आएगा कि हत्या क्या होता है, हत्या के स्वरूप क्या होते हैं, और हत्या में जब अपने लोगों के, आपके लाशों पर जब पैर रखकर जब लोकतांत्रिक जो बातें की जाएगी तब समझ में आएगा कि नहीं हिंसा क्या होता है। जैसे आप देखे थे ना, जब एयर मिसाइल जब जाता है, स्ट्राइक करता है, तो उसमें लोगों की लाशें गिरती हैं, तो उसी शैडो लोगों के द्वारा कुछ बातें की जाती है, या हमला सही नहीं था, कुछ नहीं था। एकदम बिल्कुल इजराइल भी बेहतर ऐसे ही करेगा, घुस घुस के मारे। हम हमास के इस इंसानियत के जो दुश्मन हैं उनको ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के मारे, और इसमें पूरा विश्व उसका साथ देगा। रीजन उसके पीछे इजराइल। क्यों नहीं इजराइल और फिलिस्तीन का मामला क्यों कुछ ना हो। इस गाजा पट्टी के संदर्भ में जो भी बातें हैं, जो भी है, अब इस हमले के बाद है ना, सभी इजराइल के प्रति हो जाएंगे, इजराइल के साथ हो जाएंगे। जो इसने किया, हमास ने जो किया है, लेबनान ने जो समर्थन किया है, वो चीज़ों को समझिएगा। इसी आतंकवादी घटना के बाद आपको समझ में आएगी कि जब आप सर से ऊपर की बातें करना शुरू कर दोगे बिना किसी लॉजिक के। अब अफगानिस्तान बोल रहा है कि हिंसा समाप्त होनी चाहिए। क्यों समाप्त होनी चाहिए भाई? जब आपने बंदूक की नोक पर रख निहत्थे लोगों को मारे थे तो समझ में नहीं आई थी हिंसा क्या होता है। अब जब इजराइल मारना शुरू किया है और विश्व समर्थन करना शुरू किया तो आपको युद्ध समाप्ति चाहिए। जब वो महिला पर पैर रख के, मैं उस विकृति को अभी तक नहीं
संभाल पा रहा हूँ कि सोच के देखिए, पहले तो गोली मारा जाता है, फिर उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उस महिला पर पैर रखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। किस सैडो आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं, स्वयं सोच के देखिएगा और वो अपनी अंतरात्मा में झांकिए। जब आपके ही बच्ची का जब बलात्कार किया जाएगा, उसको जब रख के जब कोई इसी प्रकार का नारा लगाएगा तो कैसा लगेगा। तो इस चीज को समझिएगा, अच्छे तरीके से करें, समझ में आएगा इन लोग को भी। अब इजराइल ने अब गाजा को घोषित किया है सैन्य क्षेत्र, तो ये एक बार पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। 1200 इजरायली नागरिकों को मारा गया, मौतें हो चुकी हैं और 2700 से अधिक घायल हुए हैं। वहीं पर 155 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये सब घटना है जिसमें 8 अमेरिकी 8 फ्रांसीसी नागरिक भी मारे गए हैं। तो अब हमास जो है फिलिस्तीन, अब समझ में आएगा कितना मुस्लिम कंट्री उसे सपोर्ट करता है और कितना विश्व के सभी देश सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर यही बात हो जाती है, जब इंसानियत का हत्या करोगे ना, आपके भी जो हम शायद देश है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे अरब से कंट्री इस तथ्य से दूर जा रहे हैं। कब तक आप खून और हिंसा की बात करो, कोई तो कबीलाई जिंदगी तो जी नहीं रहा है। लोग स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, स्वतंत्र विचारधारा को जन्म देना चाहते हैं। ऐसी बातें आइडियोलॉजी को डेवलप करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया, पर ऐसी विकृत चीजें आएंगी तो दिल से बातें निकल जाती है ना। सॉरी। युवा विकास की योजनाएं बनाने के लिए नई स्वायत्त संस्था का गठन किया जा रहा है, मंजूरी दे दी गई है। पीटी फैक्ट, यह 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस संगठन को क्या किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा, जहां पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की ऊर्जा लगाने के साथ साथ उन समग्र कल्याण की रूपरेखा बनाई जाएगी, जिसमें नागरिकों और युवाओं के बीच जो है, सरकार और युवाओं के बीच, देश के नागरिकों के बीच एक युवा सेतु के तौर पर काम करेगा। एक्चुअली यह काम कैसे करेगा, जो भी योजनाएं होंगे युवाओं से संबंधित, जन कल्याण की योजनाएं होंगे, वो केंद्र और युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करेगा। तो इसका जो अल्टीमेटम कॉन्सेप्ट होगा वो 31 अक्टूबर को बेहतर तरीके से सामने आएगा। तो हम लोग 31 अक्टूबर का वेट करेंगे, बस न्यूज इसे देख लीजिएगा आप लोग। पीटी फैक्ट के तौर पर इसका स्वायत्त संस्था का गठन किया जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नीचे होगा, देखिए, चीनी ऋण के पीछे छिपे एजेंडे को समझे, एस जयशंकर जी के द्वारा बोला गया। कहाँ बोला गया है, जो हिंद महासागर जो क्षेत्र पर जो सम्मेलन हो रहा उसमें। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय संगठन के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। यहाँ से टॉपिक टैली करिएगा। स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने अपने सिलेबस से चीजों को देख लीजिएगा। यह 23वीं 23 बैठक हो रही है, आयोजित किया गया है जयशंकर जी के द्वारा। इस परिषद में बातें कुछ की गई है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि हिंद महासागर क्षेत्र जो है, समय पर शक्ति प्रदर्शन के लिए चीन द्वारा जो परोक्ष निशाना लगाया जाता है हिंद प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र के जो क्षेत्र है उसमें, तो यहाँ पर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान के साथ साथ बहुपक्षवादी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हिंद महासागर में मजबूत समुदाय के रूप में पुनर्जीवित करने का आधार देता है। अर्थात हिंद महासागर जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र नीचे का आप देख रहे हैं, इस पर जब चीनी प्रतिभुत्व जताने की कोशिश करता है, तो हिंद जो भारत उपमहाद्वीप में जो ये क्षेत्र विकसित है, जहाँ पर बहुत से रिसोर्स है, साथ ही साथ इस महासागर से जुड़े संप्रभुता के प्रश्न बहुत ही अहम हो जाते हैं और सहअस्तित्व के नारे जो भारत हमेशा लगाता, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता, उसी आधार पर ये बातें यहाँ पर की जा रही है। ऋण जाल, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, चीन इतना ऋण देता है कम ब्याज पर शुरू में कि चीजें लोग लोक लुभावने में आ जाते हैं। वो पाकिस्तान का मामला हो, श्रीलंका का मामला हो या अन्य राष्ट्रों का मामला हो, पर जब वो वसूली करता है तो उसके बाद चीजों को वह जो देश ऋण चुकाने में नहीं सक्षम हो पाता, तो उसके आंतरिक मामलों में वह हस्तक्षेप करना शुरू करता है और उसमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद वो पूर्णतः उसे अपने जाल में फंसाता है। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्र की संप्रभुता होती है, क्षेत्रीय अखंडता होती है, वो खंडित होता है। इसी की बातें हमारे विदेश मंत्री जी के द्वारा की जा रही है। अब है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के जो मंत्रियों की परिषदों की बैठक 23वीं बैठक का संबोधित कर रहे थे। भारत 2023-25 के लिए इसके आई ओ
RA का अर्थात हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष की भूमिका ग्रहण की हुई है। तो उन्होंने इसी पर विदेश मंत्रालय के द्वारा जो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि है के आधार पर हिंद महासागर के एक मुक्त और समावेशी स्थान बनाए रखना महत्वपूर्ण है और हम हिंद महासागर क्षेत्र में समता निर्माण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व देने के लिए अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बातें की जा रही। कुल मिलाकर बात यही है कि हम विश्व मित्र, देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट और आया है, इसे अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा। अब आपके एग्जाम और आपके जो आसपास के चीजों को लेकर एक कॉन्सेप्ट डेवलप, विश्व मित्र। जयशंकर जी ने भारत को विश्व मित्र और ग्लोबल साउथ का आवाज बताया। यह संभवतः पहला अवसर है जब किसी उच्च पद पर पदस्थापित कैबिनेट मंत्री ने भारत का वर्णन विश्व गुरु के बजाय विश्व मित्र के रूप में उपयोग किया है। तो आने वाले समय में यह आपके सिलेबस का गलियारा बन जाएगा, सिलेबस के गलियारों में यह शब्द ढूंढता हुआ मिलेगा। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा एक्टिव मोड में काम कीजिए। क्यों कहा गया? क्योंकि भारत मित्र रूप से आगे बढ़ना चाहता है, विश्व गुरु के साथ साथ विश्व मित्र के तौर पर भी अपना व्यवहार करना चाहता है। तो इस चीज को समझिएगा, आगे बढ़िएगा। तो नीचे बात करते हैं, देखिए पीटी फैक्ट, इसे भी देखिएगा। चलिए क्वेश्चन बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर मुरलीधरन के तबादले पर सिफारिश को दोहराई। देखिए मैंने कॉलेजियम पर पहले भी चर्चा किया, की पॉइंट मिलेगा तो उस पर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि पहले भी बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है। फर्स्ट जजमेंट, सेकेंड जजमेंट, थर्ड जजमेंट जब 1999 से स्टार्ट होता है, 92 से स्टार्ट होता है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। यही जो आज एक कॉलेजियम रूप से विकसित होता है, जिसमें चीज़ें हम न्यायाधीशों की जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति, पदस्थापना और उनके हस्तांतरण से संबंधित चीज़ों को जो पैनल भेजा जाता है, सिफारिश भेजा जाता है, उसकी चर्चा करता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी है तो उस कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं। जब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी है तो उस कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं। साथ ही साथ कॉलेजियम से संबंध में बहुत से चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, पहले के वीडियो की पॉइंट आप लोग को अपलोड किए गए हैं, जाके उसे जरूर देख सकते हैं। अब जो आपको मिलेगा इसमें मैं उसी चीज़ों को अपग्रेड कर दूंगा, चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर पहले चर्चा की जा चुकी है, समय बचाइए, आगे हम कुछ विशेष चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। अब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मोदी सरकार का दाव, कुछ बातें की जा रही है जिससे हमको पॉजिटिव बातें निकाल के रखनी है। देखिए राजनीति में हर चीज होता है और हर मुद्दे पर राजनीति की जाती है, पर हम एक्सपेरेंट है, यूपीएससी या पीसीएस एस्पिरेंट है, तो हम उससे क्या अधिकतम लाभ ले सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। इस सशक्तिकरण के मार्ग में राज्य सरकार के द्वारा कुछ बातें की जा रही है, तो उससे हम समझेंगे। तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां महिला सशक्तिकरण वाले टॉपिक में आपको आर्थिक महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण जो कॉन्सेप्ट है वो टैली करेगा, आप उसे देखिएगा। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से चल रहा है, जो 2015 से हो रहा है। इसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 करोड़ लखपति दीदियों की घोषणा की गई थी, जो उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद मंगलवार को किया गया है। बुधवार कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। तो क्या हुआ है कि 10 करोड़ महिलाओं सदस्यता को लखपति बनाने के तर्ज पर काम किया जा रहा है। पहले 2 करोड़ था, अभी 10 करोड़ किया जा रहा है, तो अपग्रेड किया जा रहा है। तो इतनी महिला अगर लखपति होंगी तो महिला सशक्तिकरण होगा। ग्रामीण स्तर पर, धरातलीय स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण अगर दिखता है, उभरता है, तो समाज है ना सशक्त होता है। समाज के साथ साथ हम सोसाइटी को अच्छे तरीके से राज्य के एसेट के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तो रीजन यहाँ पर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना बेहतर सशक्तिकरण महिलाओं का होगा, उतना बेहतर सुदृढ़ परिवार होगा, उतना बेहतर हम समाज का निर्माण कर सकते हैं, समाज के बाद राज्य का निर्माण कर सकते हैं, देश का निर्माण। तो सभी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इस सशक्तिकरण के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पैमाने बनाए जा रहे हैं। 2015 में महिलाओं के लिए योजना लाया गया था। यह योजना 10 करोड़ से जो एनपीए था, यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, उस आंकड़े को देखिएगा। जुड़ी संख्या महिलाएं जो सहायता समूह थे, उनकी स्वयं सहायता समूह जुड़ी महिलाओं की संख्या जो वर्तमान में लगभग 10 करोड़ है, और कांग्रेस के शासनकाल में जो एनपीए 9.85% था, वो घट के 2% हो गया। जो स्वयं सहायता समूह के लिए किए जाते एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, तो वह 2% पर आ गया है। कहने का मतलब इस क्षेत्र में
देश का एनपीए नहीं, जो जी आप लोग बजट में देखते हैं उसकी एनपीए की बात नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में महिलाओं को जो ऋण दिया जाता था वो ऋण चुकता नहीं कर पाते थे, उसकी बात हो रही है। महिलाओं को लखपति बनाने यानी प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये से आय का व्यवस्था करने के लिए काम पर किया। केंद्रीय विकास मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं उन्होंने भी कुछ चर्चा पर चर्चा की है, जो 2024 तक महिलाओं को 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया है। जो ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। महिलाओं को हम सशक्त करेंगे, जितना बेहतर उनको प्रबंधन देंगे, सशक्तिकरण करेंगे, उनके हाथों में रुपये की पहुंच स्थापित करेंगे, हमारा जो विजन है वो कहीं ना कहीं अधिक सफल होता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बात करेंगे, नीचे आगे बात करेंगे, वेट कीजिएगा। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे केस स्टडी के तौर पर भी देखिएगा और एक आप एस्पिरेंट के तौर पर भी देखिएगा इसे, कि आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। विवाहिता को गर्भपात की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट की जजों में मत भिन्नता है। 2 महिला जज थी, एक हिमा कोहली और दूसरा वी नागरत्ना। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जज है। ठीक है, महिला जज है। हाई कोर्ट में कितनी महिला जज, इस पर आंकड़े में हाल ही में आप लोग को दिया हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो देखते हैं कितना स्टूडेंट एक्टिव मोड में है। महिला जज कितने हाई कोर्ट में अभी वर्तमान कार्यशील हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इस पीटी फैक्ट के आगे बढ़ते हुए लोग बात करते हैं। देखिए विवाहिता जो महिला है, विवाहित महिला 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की इजाजत दिए जाने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जो 2 न्यायाधीश है खंडित फैसला दिया है उनके द्वारा। एक का मानना है कि वो कोहली जो माननीय जस्टिस हिमा कोहली, उनका मानना है कि वह महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं दे सकती है, और साथ ही साथ यह आश्चर्य जताया कि कौन सी न्यायालय अदालत भ्रूण हत्या के लिए दिल धड़कने को रोकने के लिए कहेगी, जब जस्टिस वी नागरत्नम ने कहा कि महिला को गर्भपात की इजाजत देने के गत 9 अक्टूबर जो आदेश जारी किए गए थे बरकरार रखते हुए कहा कि महिला के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। यहाँ पर 2 धारा आपको देखने को मिलेगी। एक धारा यह है, महिला के उस कार्य के विपरीत बात कर रही है जहां पर सामाजिकता की बात हो रही है। हम मौलिकता की बात कर रहे हैं, हम व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी धारा में यह बात हो रही है कि वस्तु स्थिति वर्तमान में क्या है। वस्तु स्थिति क्या है, वर्तमान में महिला के पास समस्या क्या है, गर्भ धारण हो जाना, 26 सप्ताह तक यह चीजें हो जाना, और उसके महिला की वर्तमान स्टेटस क्या है। तो कुछ बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी ही चीजें आपको एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू में होते हैं। और इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार मैं ये सब प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो भी इंटरव्यू के बच्चे आ रहे हैं, तो इन सब प्रश्नों में ना वो साइलेंट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता उत्तर क्या होना चाहिए। जब व्यवहारिकता, मौलिकता और वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में जब प्रश्न पूछा जाएगा कि आप होंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर वो चीजें साइलेंट हो जाती है, जहाँ निकलनी चाहिए बातें। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, आप होंगे तो क्या करेंगे, क्या महिला को गर्भपात की स्थिति इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कुल मिलाकर बात यहाँ यह हो रही है कि जो 27 वर्षीय प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चूड़ के पास जाएगा, जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास यह फैसला जाएगा। उनके बाद यह गठित करेंगे कि इसके लिए पीठ गठित किया जाए या क्या किया जाएगा। अब मामला समझिएगा कि एक 27 वर्षीय विवाहित जो है ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर 26 सप्ताह के गर्भ गिराने की इजाजत मांगी। इससे पहले कि 2 बच्चे और इससे अवसादग्रस्त, इसलिए तीसरे बच्चे की परवरिश करने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर 2-3 बातें समझिएगा। पहला, जब 2 बच्चे अवसादग्रस्त है या किसी अवसाद से वो ग्रस्त रहते हैं या किसी प्रकार की बीमारी है, तो तीसरे बच्चे की परवरिश की स्थिति यह नहीं बताती है कि वो तीसरा बच्चा इस 2 बच्चे के विकास के लिए बाधा बनेगा। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। दूसरा, जब आपको पता था कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों अवसादग्रस्त है, तो तीसरे बच्चे की आपके लिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी। 2 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा। तीसरा, अगर 2 बच्चे को आप सही तरीके से संभाल सकते तो तीसरे बच्चे को भी संभाल सकते। इसके लिए आपको आय अधिक सृजित करने होंगे, बस इतना ही करना। इसके लिए आप मेहनत करिएगा, कार्य कीजिएगा। ये चीजें 3 आधार आपको समझ में आएगा। इसके लिए क्या कोई महिला जो वर्तमान में माँ है, गर्भपात है, वो 26 सप्ताह का बच्चा जब
अपना स्थिति धारण कर लिया है, क्या उसकी गर्भपात कराना हत्या नहीं होगा? मामला यहाँ यह हो जाता है कि जब हम गर्भपात को, वैध गर्भपात जब हम बोलते हैं तो वो न्यूनतम समय सीमा की बात होती है, अधिकतम समय सीमा की बात नहीं होती है। तो जब हम गर्भ धारण की जो कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं कि उसे गर्भपात होना चाहिए, कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, इस मामले में हत्या का मामला भी बन जाता है। इस चीज को समझिएगा कि हम परमिटेड होकर हत्या की सिफारिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब है कि अर्जी के लिए जो दाखिल की गई कोर्ट वापसी में यहाँ पर बातें हो रही हैं, जल्द ही सुनवाई की बात होगी। गर्भ में पल रहा बच्चा ठीक है, उसको जीवित पैदा होने की उम्मीद है, डॉक्टरों का ऐसा रिपोर्ट आया है। अगर गर्भपात किया गया तो बच्चे को नुकसान होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर चीजें हैं, आदेश आया, चीजें समझने का प्रयास किया। कोर्ट में डॉक्टर्स ने ये बात बोली, पहली बार ये बोला था कि यह नहीं होगा, अवसादग्रस्त है, चीजें हुई थी, अस्पष्ट नहीं है। पर बाद में जब बातें हुई, रिपोर्ट्स आए, तो उसमें बच्चा स्वस्थ पाया गया। अब महिला से काउंसलिंग कराया गया तो महिला क्या डायरेक्ट बोल रही है, देखिएगा। महिला बोल रही है कि हम, कि बच्चा साफ कही कि हमें गर्भ नहीं रखना है। साफ कहने का अर्थ है कि इसके पीछे का कुछ और भी कारण हो सकता है। इसे जब तक न्यायालय नहीं समझेगा तो हम इन सब चीजों पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो माननीय न्यायालय का फैसला आने दीजिए, वेट कीजिए, चीजों को समझिएगा। यह डिसाइड करेगा, यह फैसला देश में गर्भपात की जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ रूप से जो मामले आएंगे उसके मामले को समझते हुए। समझ में आ गया बातें? चलिए आगे बात करेंगे। चलिए पीटी फैक्ट इसे देखिएगा। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर क्या कार्य किया जाएगा, जो देश में जो डेटा विश्लेषण किया जाएगा, साइबर अपराध से फॉरेंसिक जांच की जाएगी, सभी राज्यों के लिए साइबर सुरक्षा इंटरनेट मीडिया विश्लेषण किया जाएगा और यहाँ पर जांच की जाएगी कि केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं, राज्य के सभी राज्यों साइबर अपराध के मामलों में फॉरेंसिक जांच, किस प्रकार का अपराध किए जा रहे हैं, उससे क्या तकनीक यूज किया जा रहा है, इत्यादि चीजें की जाएगी। इसकी घोषणा 8 मई 2023 को नींव रखी गई थी, रक्षा मंत्री के द्वारा, जो राजनाथ सिंह उनके द्वारा रखी गई थी। इसे पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा, याद कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर लोक लुभावनों का खतरनाक राह है। जो लोक लुभावने वादे किए जाते हैं ना, उसका जस्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे कुछ नेताओं को लग रहा है कि हम वर्तमान में मुफ्त की चीजें देकर हम जनता का कल्याण कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो क्या लोक लुभावना का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या केस स्टडी के मामले में धरातल पर सफल रहा है, इसको हम किसी राष्ट्र में वर्तमान घट रही परिस्थितियों से ही समझ सकते हैं। तो जिसमें अमेरिका ताजा उदाहरण है, उसका कुछ और यूरोपियन कंट्री उदाहरण है। तो जिसे आप देखा, अभी चीजों को समझिएगा तो समझिएगा कि लोक लुभावने को जो भावना दी जाती है कि मुफ्त में हम चीजें आप लोग को मुहैया कराएंगे और हम आपका विकास करेंगे। जरूर मुफ्त में चीजें होनी चाहिए। कभी मैंने आप लोगों को फ्रीबीज के बारे में क्लास लिया हूँ, 2-3 दफा लिया हूँ क्लास, जो उसमें एनालिसिस किया, तो उसमें पहली बार मैंने पहला शब्द यही बोलता, मुफ्त जरूर देनी चाहिए। पर कब देनी चाहिए? जब आपके राज्य, आपके देश का इनकम का स्रोत आपके मुफ्त ये दिए जाने वाले जितनी कुल बजट है उससे कहीं अधिक होना चाहिए। तो ये चीजें समझिए, आपके पास स्रोत होने चाहिए मुफ्त की चीजों को देने के लिए। और ये मुफ्त में जो चीजें दी जा रही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लुभावने चीज हो सकते हैं, उसका दबाव आने वाले जनरेशन पर ना पड़े, अर्थात उसकी भुगतान, ब्याज भुगतान आने वाला जनरेशन, आने वाली पार्टियां, आने वाला जो नेतृत्व करेगा उस पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास इतनी आय है वर्तमान में कि आप उस किसी व्यक्ति विशेष को मुफ्त दे सकते तो बिल्कुल दीजिए। नहीं तो यह नहीं बिल्कुल किया जा सकता, वर्तमान में आपका राजस्व जितना है उसमें से अधिकतम आप मुफ्त दे दीजिए और उसका जो ब्याज भुगतान होगा आने वाले 2036, 40, 50 के युवा उस समय देंगे, या उस प्रकार की जनता देगी, या उस प्रकार उस समय की सरकारें देंगी। तो ये जब कॉन्सेप्ट आप अगर लागू करते हैं, यह बहुत देश के लिए खतरनाक हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट अमेरिका में लागू हुआ था, जो वर्तमान में भारत में कुछ राज्यों में ये चीजें की जा रही है, जहां पर आय से अधिक उनको
मुफ्त के चीज़ों को देने की बात करें। उनका राजस्व आय कम है, फिर भी वो बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका में हाल ही में घटनाक्रम हुआ था कि जो अमेरिका लोकतंत्र तमाशा बना हुआ है, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कांग्रेस यानी संसद का निचला सदन सत्तारूढ़ रिपब्लिक पार्टी के जो मुट्ठी भर के दक्षिणपंथी सांसदों ने क्या किया, पार्टी में सभापति जो केविन मकार्थी थे उनके खिलाफ बगावत कर उनको पद से हटा दिया गया। अमेरिकी सांसद के इतिहास में से पहले कभी भी सभापति को नहीं हटाया गया। अब रिपब्लिक पार्टी के पास पार्टी का दक्षिणपंथी धड़ा इससे नाराज था। सभापति सरकार के अंधाधुंध खर्च के अंकुश लगाने के बजाय उसके साथ दे रही थी। तो यहाँ पर देखिए अंधाधुंध खर्च की बात हो रही, अर्थात बहुत से मुफ्त की चीजें दी जा रही होंगी, जो जरूरत नहीं उसको पूर्ति की जा रही होगी। कुल मिलाकर बताई जा रही सभापति का नेतृत्व यह दायित्व था कि सरकार के अंधाधुंध खर्च पर अंकुश लगाए, क्योंकि अमूमन यही होता है यहाँ भारत में भी। बजट को प्रभाषित किनके द्वारा किया जाता है, यह बिल है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उसकी मुद्रा डॉलर की दुनिया में इतनी साख है कि चीन जैसे देशों लाख कोशिशों के बावजूद भी बढ़ती ही जाती है। इस घटनाक्रम में देखिए एक चीज घटी है जिसे आप लोग को ध्यान रखना है, आगे मैं चर्चा करूंगा कि जो अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना कर्ज की सीमा को क्या सालाना बजट तक पारित नहीं कराया जा सकता है, ऐसी बातें आई थी। दूसरी चुनौती थी रूस के साथ अंतर्निहित युद्ध में यूक्रेन के सैन्य एवं आर्थिक मदद जारी रखने की। जैसे जैसे सर्दी आ रही है वैसे लड़ाई के तीसरे साल की ओर बढ़ जाएगी। अर्थात हम जो विश्व नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब हम आय से अधिक सालाना बजट पारित कर रहे हैं, जहां पर आय अधिक हो रही है, आय कम हो रहा है और उसका बजट सहयोगी बजट की बात के तौर पर कर दे हम, या किसी को मुफ्त चीजें दे रहे उसकी बजट बात कर दे, तो यह कहीं ना कहीं क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाता है। तो वही खतरनाक स्थिति यहाँ पर दिखाई जाती है। यही हाल यूरोप का भी है। जैसे ब्रिटेन की बात हम कर ले या पोलैंड की बात कर ले, जैसे कुछ देशों को छोड़ दे तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जब उकता गए हैं, तो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं तो वह समझौतावादी लोक लुभावन पार्टियों सत्ता में आ रही है, अर्थात जो लोक लुभावन के चीजें दे रहे हैं कि हम आने के बाद यह देंगे आपको, यह सुविधा देंगे। तो सर्बिया और हंगरी तो पहले से ही पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। पुतिन के हमले के विकराल हुई ईंधन और खान पान की महंगाई की अंकुश लगाने तेजी से बढ़ी है। कुल मिलाकर बात यहाँ यह कही गई है, नीचे आपको अंडरलाइन किया हूँ, बेहतर खान पान, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण पिछले 100 वर्षों में लोगों की औसत आयु जो 20 से 25 साल बढ़ चुकी है, अमेरिका के संदर्भ में बात हो रही है। पेंशन और देखभाल के लिए नियम औसतः 35 साल काम करने और टैक्स देने वाले व्यक्ति 20 से 25 साल पेंशन देने और उनकी देखभाल करने के लिए बनाए गए थे। तो दूसरी ओर औसत जो उम्र बढ़ने से लोग 35 साल तक काम करने लगे और करके 35 से 40 साल तक पेंशन, खाने और देखभाल करने लगे। तो कुल मिलाकर 35 से 40 साल तक लोग क्या सरकार पर अतिरिक्त बोझ बने हुए थे। ध्यान रखिएगा, आपको जो चीजें दी जा रही हैं, जो पेंशन दिया जा रहा है, जो चीजें दी जा रही है, राज्य उसके लिए अलग से कोई फंड क्रिएट करे, उसके लिए आपको उससे मत से पैसा दे तो बहुत बेहतर काम हो सकता है। देखिए पेंशन अगर आप सेवाएं दिए हैं तो आपको उसके लिए हक बनता है पेंशन लेने का। तो उसके साथ साथ राज्यों को यह सोचना होगा कि हम एसेट कैसे निर्माण करें। मैं बार बार बोलता हूं कि राज्य को क्या होना चाहिए, इसे एसेट निर्माण करने की मशीनरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार की कुल बजट है उसी में से भाई 100 रुपया है तो उसी में से 20 रुपया आप दे दो क्या पेंशन वाले को। उससे क्या होगा कि आप क्या होंगे, इस 20 रुपया देना है तो आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट लाने होंगे कि इस 20 रुपया का निर्माण आप स्वतः किसी थर्ड आपको पार्टी से करनी होगी। कुल मिलाकर कोई भी संस्था ऐसे ही बना दीजिए आप, ऐसा एसेट निर्माण करने का जहां पर पैसे वो निर्माण कर सके और उस लाभ से आप इनकी पूर्ति करें तो कोई दिक्कत नहीं। कोई बोझ राज्य के केंद्रीय बजट पर नहीं पड़ेगा, कोई संपूर्ण बजट पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। तो यह स्थिति अमूमन कम देखने को मिलती है उन राष्ट्रों में। तो यही स्थिति है। देखिए उम्र और आबादी के इस बढ़ते असंतुलन को देखते हुए अमेरिका ने रिटायर होने की उम्र खत्म कर दी है। तो और यूरोप में देश 60 से बढ़ाकर 67 कर दी है।
तो फ्रांस जैसे देशों में इसका कड़ा विरोध हुआ, लेकिन सरकारों के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कर्ज का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का पार कर 129% हो गया। आप सोच के देखिएगा, कोई अगर राष्ट्र, एक सेकेंड, कोई राष्ट्र का कुल जीडीपी जो है उसका जीडीपी से 129 पार अधिक कर्ज है, अर्थात 29% अधिक कर्ज उसके कुल जीडीपी से अधिक है। अर्थात जितना वो कमाएगा उससे कहीं अधिक 29% उसे कर चुकाने के लिए देना होगा। ध्यान रखिएगा, इसी यही स्थिति आपको यूरोप में देखने को मिलती है कि जीडीपी का 91.2% अमेरिकी कर्ज में डूबा हुआ है। अमेरिका का हालिया रिपोर्ट बताती है कि रिटायर्ड लोगों के पेंशन और देखभाल की हकदारी का पार 78 लाख करोड़ रुपया चला गया। सोच के देखिएगा, हमारा कुल बजट कितना है, भारत का कुल बजट कितना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 78 लाख करोड़ डॉलर के पार चल गया, उसमें डॉलर गुना कर दीजिएगा तो समझ में आएगा कितना खरबों रुपया का चला गया। तो यहाँ चीजें यह समझिएगा कि सरकारी कोष क्या होता है, कोई पैसा नहीं, जिसके लिए सरकार के पास कोई, अमेरिकी सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, जाहिर है उनके अगली पीढ़ी को कमा कर देना होगा। अब देखिए समस्या क्या हो रहा है, जब आप अपने आय से अधिक दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वर्तमान में आपका सभी रिजर्व समाप्त हो जाएंगे। तो जो अगला जनरेशन आएगा 10-15 साल जो क्रिएशन होगा, आप सोच के देखिए अगले दशक में जो आपको युवा आपके जवान होंगे तो उसको देने के लिए क्या होगा कि आपको पर डे कमाना होगा। तो पर डे कमाने के लिए फिर संदेश अनसही की स्थिति में हो जाएगी। बाजार के जो उठापटक होता है, कभी बाजार बढ़ता है घटता है, तो अर्थात इसके पास आपके पास रिजर्व सिस्टम नहीं होगा, तो फिर आप समस्या होगी कि आप देश दिवालिया की स्थिति में न पहुंच जाए। ऐसी स्थिति यूरोप अमेरिका कई बार बड़ी कंपनियों और उसके शहरों में पेंशन फंडों में हुआ है, देखने को मिला। भारत की स्थिति इतनी बुरी नहीं है, फिर भी भारत में कर्ज की जीडीपी आपको 89.2% है और कामकाज लोगों की संख्या जो है अब रिटायर जो हुए, आबादी रिटायर हुए लोग बहुत अधिक है, परंतु भारत में पश्चिमी देशों की तुलना बहुत कम लोग आय संपत्ति पर कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, जितना भी टैक्स जमा होता है उसके हर रुपये में से लगभग 40 पैसे कर्ज उसके ब्याज को चुकाने पड़ते। जो ऐसे 9 पैसे पेंशन में खर्च हो जाता है, अर्थात 49% आपको इसी में खर्च हो जाता है। तो सोच के देखिएगा आने वाले समय में देश में कैसी स्थिति होगी। तो पुरानी पेंशन योजना पर और नई पेंशन योजना, जो बात मैंने पहले भी किया था, याद होगा आप लोगों को कि नोट दिया गया है। नई पेंशन योजना के हटाते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात लोगों के द्वारा की जा रही है। बहुत सी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, बिल्कुल समर्थन कीजिए, पर उसके लिए आय के स्रोत भी बताइए कि पुरानी पेंशन लागू कर देने के बाद जो हमें अतिरिक्त रुपये मुहैया कराने होंगे, जो भी रिटायर्ड कर्मचारी है, तो वो पैसे कहाँ से लाए जाएंगे। तो इसका जवाब किसी भी पार्टी के पास नहीं होगा, क्योंकि ऐसी रणनीति हमारे देश में होती ही नहीं है। पर विदेशों में यह होता है कि जब हम बात ऐसी करते हैं कि चाहेंगे तो सरकारों को करना होगा क्या, नेताओं का कर्ज भी बढ़ता है, इत्यादि जो बातें हैं कि यूरोप में नेता किसी भी टैक्स की कटौती या खर्च का वादा करते समय यह बताता है कि वह इसके लिए पैसे कहाँ से जुटाएंगे। सत्ता पाने के लोगों को बेतुकी वादे, उन्हें गुमराह करना, अगली पीढ़ी के लिए कर्ज के पहाड़ खड़े करना, जमा करना जिम्मेवारी राजनीति नहीं है। ऐसे में पश्चिमी विकसित दिवालिया हो सकते तो भारत कैसे बच पाएगा। कुल मिलाकर बात यह की जा रही है कि आप जवाबदेहिता से बाहर भाग नहीं सकते, जवाबदेहिता आप में होनी चाहिए। वर्तमान पीढ़ी को मुफ्त में दे रहे हैं तो बेशक दीजिए, उसके लिए आय क्रिएट कीजिए, आय के स्रोत डेवलप कीजिए। जब 49% कुल आय का अपना वर्तमान की स्थिति की बात हो रही है, जब खर्च कर दे रहे हैं पेंशन और जो भी सुविधाएं दे रहे हैं उनके लिए, अब उसके आगे जो आने वाली पीढ़ी है, 10 साल 20 साल बाद जो पीढ़ी आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कहाँ से ये चीजें दे पाएंगे। और वर्तमान जब पुरानी पेंशन से करोड़ों रुपया का जो अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, इसका रूपरेखा जरूर देना चाहिए। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए वैश्विक आर्थिक स्थिति दिशा दिखाती है भारत, अर्थात बहुत सी कंपनियों का जो, बहुत से रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत का जो बताया गया 6.3% का विकास दर रहेगा, जो विश्व के स्तर पर सबसे ज्यादा रहेगा, वैश्विक स्तर पर।
तो ये आंकड़े थोड़ा सा आप लोग को देख लेना है, बातें की गई हैं। देखिए यहाँ पर बात बहुत सी एजेंसियों की गई, इस पर मैंने 2-3 दिन पहले ही अपडेट आप लोग या 4 तारीख या 5 तारीख के पीडीएफ में आप लोग जाके देख लीजिएगा। वहां पर रेटिंग एजेंसियों के द्वारा दिए गए आंकड़े को समाहित किया, उसी की बातें यहाँ लिखी गई है, तो आप उसे देख लेना है, कुछ नहीं करना। वैश्विक संतुलन सुधारने के भारतीय रणनीति की बात हो रही है। तो देखिए आतंकवाद हो रहा है, आतंकवाद की प्रभावित इजराइल पर हमास का हालिया हमले दुष्प्रभाव अत्यंत व्यापक है। ईरानी समर्थित फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास इस हमले का वैश्विक स्तर पर निंदा हो रही है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली सहित शक्तियों इजराइल को समर्थन दे चुका है। इजराइल गाजा पट्टी जो इस्लामिक देश बनाने की कोशिश में लगा। हमास ईरान, सीरिया, लेबनान में इस्लामी समूह हिजबुल्लाह गुट का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिका संबंधों व्यापक हितों को प्रभावित करता है यह है। तो यह नजरिया आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक नेतृत्व को क्या करना है, इस पर मैं ऊपर भी चर्चा किया, वही बातें यहाँ भी लिखी हुई है। तो वैश्विक संतुलन साधने के लिए क्या करना चाहिए, तो समझने की यहाँ कोशिश कीजिएगा। हमको 2 धारा निर्माण करने की आवश्यकता है, आतंकवाद और आतंकवाद समर्थित जो लोग हैं, संगठन है, जो संस्था, वो आतंकवाद किसी भी रूप से मान्य नहीं होने चाहिए, छोटा बड़ा अधिक किसी भी रूप से। और आतंकवाद समर्थित जो लोग होते हैं, जो देश है, संगठन है, उसे पर्दाफाश करते हैं, उसको है ना सामूहिक रूप से उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब कंट्रोल करने के लिए बहुत से माध्यम है। आप किसी प्रकार का रिलेशनशिप उसके साथ मत रखिए, उनको आइसोलेट कर दीजिए, तो चीजें समझ में आएंगी। साथ ही साथ उनके साथ किसी प्रकार का द्विपक्षीय संबंध मत रखिए। वैश्विक बातें होगी जब अमेरिका रूस या तो भारत या इस प्रकार के बहुत से सशक्त राष्ट्र है, वो गुट ऐसी कुछ संगठन समूह बनाते हैं जहां पर आतंकवाद से संबंधित चीजों पर चर्चा की जाएगी, केवल आतंकवाद के मुद्दे पर। हम वहां पर और मुद्दे नहीं लाएंगे, केवल आतंकवाद पर बात होगी। तो चीजें कहीं ना कहीं बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सकता है, चीजों को समझा जा सकता है। और यहाँ पर समझने वाली बात होगी कि जब हम बात करते हैं कि कैसी स्थिति कायम होगी, इजराइल के साथ कौन क्या होगा, तो कुल मिलाकर बात की जा रही है यहाँ पर इजराइल को जब हिटलर उनको खदेड़ रहा था, तो वैश्विक सहयोग प्राप्त करने के इजराइल बहुत सी चीजों को कोऑर्डिनेट किया था। अब बात हो रही कि भारत एशिया में इजराइल तीसरा विश्व स्तर पर 7वां बड़ा व्यापारिक हिस्सेदारी है। तो भारत के भी अपने हित है, बिल्कुल हित होंगे, क्यों नहीं होने चाहिए। सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ हित से जुड़े हुए, इन चीजों को समझना चाहिए आप लोगों को। और कुल मिलाकर बात जो की गई है, प्रश्न में ऐसे बातें रखी गई है, यहाँ पर की पॉइंट के तौर पर आप इसे देख लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। कोई विशेष बातें नहीं सोचनी समझनी, जैसा पेपर में लिखा गया उन सब चीजों को देखिएगा। और कुछ दिन बीत जाने दीजिए, मैं इस पर आपको विस्तृत वीडियो की पॉइंट अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।